नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, हम 10th क्लास का चैप्टर जो मानव तंत्र है वो पढ़ रहे थे। मानव तंत्र में हमने पढ़ लिया था, पाचन तंत्र पढ़ लिया था। ठीक है, और पाचन तंत्र के बाद में हम पढ़ते हैं आज श्वसन तंत्र। श्वसन व श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे यह आती है कि श्वसन होता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले बात तो यह आती है कि फिर पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र के बारे में कहाँ पर जानेंगे, कब समझेंगे श्वसन तंत्र को, जब हमें पता होगा कि श्वसन क्या होता है। यहाँ पे बात आती है श्वसन की। ठीक है, अब देखो हमारा शरीर जो भी कार्य करता है वो ऊर्जा से करता है। किससे करता है? ऊर्जा से। जो भी जितने भी यंत्र होते हैं, जो भी चलते हैं, जैसे ये मार्कर चल रहा है, क्या चल रहा है? मार्कर, ऐसे लिख रहा है कुछ भी जो भी है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे मानव का चित्र बनाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार से चल रहा है, फिर यहाँ से इस प्रकार से, पहले इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से होता है, फिर यहाँ पर ऐसे। तो ये जो भी चला है, ये जो मार्कर कार्य कर रहा है, मार्कर जो कार्य कर रहा है, और मार्कर जो कार्य कर रहा है ये किसके द्वारा कर रहा है? पहले तो ये बताओ, शक्ति के द्वारा कर रहा है, यानी कि ऊर्जा के द्वारा कर रहा है। ठीक है, ये क्या आ गई? मुख घर्षणी आ गई, ये नासा घर्षणी, और ये क्या आ गई? मुख घर्षणी आ गई। ठीक है, देखो ये जो कार्य कर रहा है वो किसके द्वारा करता है? ऊर्जा के द्वारा करता है। किसके द्वारा? ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, अब ऊर्जा नहीं होगी तो कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे मान लो ये मार्कर रखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है ना, मार्कर रखा हुआ है। अब ये मार्कर तब तक नहीं हिलेगा जब तक इसके ऊपर कोई ऊर्जा नहीं लगेगी। अब मैंने ऊर्जा लगा दी, इसको हिला दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या है? सब ऊर्जा है। ऊर्जा कहाँ से मिल रही है हमें? हमारे जो शरीर में ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में? एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा होती है। अब एटीपी ऊर्जा का निर्माण करने के लिए भोजन का क्या करना पड़ता है? अपघटन करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, जो भी हमारे अंदर शरीर में ग्लूकोज है, जितनी भी शर्कराएं होती है, वसा है, प्रोटीन है, उनको जैसे ही हम तोड़ते हैं, हमारा शरीर कोशिकाएं जब इनको तोड़ती है तो क्या होता है? किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, अब एटीपी का निर्माण हो गया, तो एटीपी का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम भोजन के साथ, जो भी भोजन है, भोजन के साथ O2 मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? O2 मिक्स करते हैं, तो एटीपी बनती है। क्या बनती है? एटीपी। और क्या बनती है इसके साथ? प्लस में क्या बनती है? CO2 गैस बनती है। ठीक है, और क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, और उसकी बाद में करेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब हमें पता करना है कि ये O2 कहाँ से आ रही है और CO2 कहाँ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी बन रही है। जब अणु टूटते हैं तो एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एटीपी हमारे पास ऊर्जा है, ऊर्जा से हम कार्य करते हैं। अब आपको पता होगा कि जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं उसमें आपको पता होगा कि एक तो ऑक्सीजन गैस काम में आती है और एक CO2 गैस काम में आती है। तो ऑक्सीजन और CO2 गैस का जो विनिमय होता है, विनिमय मतलब हम श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? O2 गैस लेते हैं। कौन सी गैस? O2 गैस। श्वास छोड़ते हैं बाहर की तरफ तो कौन सी गैस? CO2 गैस छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। अब ये जो क्रिया की जाती है, विनिमय किया जाता है, गैस O2 अंदर जाती है शरीर में, शरीर से कौन निकलती है? CO2 गैस निकलती है। शरीर के अंदर O2 आ गई, CO2 बाहर निकल गई। तो ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया होती है O2 का हमारे शरीर में प्रवेश करना और CO2 का बाहर निकलना।
जो गैसों का विनिमय होता है इसे क्या कहते हैं, हम श्वसन कहते हैं। अब यदि हम श्वसन की परिभाषा देखें तो क्या होता है, हमारे नासा छिद्र से नासा छिद्र से नासा छिद्र से कहां से, नासा छिद्र से, नासा छिद्र ये है हमारे अंदर शरीर के अंदर एक जोड़ी नासा छिद्र, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा नाक है, नाक नोज है ना। तो ये नासा छिद्र हो गए, क्या हो गए, नासा छिद्र। नासा छिद्र के द्वारा वायु अंदर प्रवेश करती है, गर्भनी के माध्यम से होती हुई श्वसनिका में पहुंचती है, जो श्वास नाल है उसके अंदर पहुंच जाती है। श्वास नाल आगे जाकर दो श्वसनिका में विभक्त होती है, किसमें विभक्त होती है, श्वसनिका। अब देखो श्वास नाल किसमें, श्वसनिका, ब्रोंकाई में विभक्त होती है। ब्रोंकाई आगे जाकर छोटी छोटी ब्रोंकियोल में विभक्त हो जाती है, ब्रोंकियोल आगे जाकर और भी छोटी छोटी ब्रोंकियोल में विभक्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होता है, तंत्र कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, लचीले से फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लचीले से फेफड़े। ये क्या होते हैं, ये फेफड़े क्या होते हैं, फेफड़े। यहां पर बात करते हैं तो ये भी क्या होती है, इसी प्रकार से विभक्त होती जाती है। क्या होती है, इसी प्रकार से विभक्त होती जाती है। इसी प्रकार आगे बात करें तो ये भी क्या होती है, और विभक्त हो जाती है। और इसके अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कुपिकाएं। इसी प्रकार ये इधर भी, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, ऐसे बहुत सारी कुपिकाएं पाई जाती है इसके अंदर, ऐसे ऐसे। पेड़ की शाखाएं देखिए, उस प्रकार का इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जाल फैला होता है, जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर। फिर इन कुपिकाओं में भी हजारों लाखों केशिकाएं पाई जाती हैं। लगभग हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर है उसमें 30 मिलियन, करीबन 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम बात करते हैं श्वसन की। किसकी बात कर रहे हैं, श्वसन की। देखो O2 का यानी कि हम गैस लेते हैं, हमारे जो वायुमंडल है उसमें सभी प्रकार की गैसें होती है, लेकिन हम विशेष किसको मानते हैं, O2, क्योंकि हमारे शरीर के लिए आवश्यक यही होती है, बाकी गैसें हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती। तो यहाँ से सभी गैसें O2, N2, CO2 सारी गैसें हम क्या लेते हैं, इससे प्रविष्ट करते हैं। नासा गर्भनी से होती हुई ये कहाँ पे पहुंच जाती है, श्वसनिका या श्वास नाल में पहुंच जाती है। श्वास नाल लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिकाकार संरचना होती है। यहाँ से होता हुआ ये ब्रोंकाई में पहुंच जाती है, ब्रोंकाई दोनों फेफड़ों में पहुंच जाती है। फिर यहाँ से होती हुई ये कहाँ पे पहुंच जाती है, ब्रोंकियोल में पहुंच जाती है, ब्रोंकियल श्वसनिकाएं। ठीक है, श्वसनिकाओं में पहुंच जाती है। फिर श्वसनिकाएं द्वितीयक श्वसनिकाओं, तृतीयक श्वसनिकाओं में और भी विभक्त छोटी छोटी श्वसनिकाओं, फिर अंतिम जाकर कहाँ पे, फेफड़ों में। और जो सॉरी कुपिकाएं होती है, इन कुपिकाओं की चारों तरफ बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म केशिकाएं होती है। क्या होती है, केशिकाएं। इन केशिकाओं के द्वारा क्या होता है, O2 को तो ग्रहण कर लिया जाता है, CO2 को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अब केशिकाओं में ऐसा क्या होता है, केशिकाओं में पाया जाता है रक्त। क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। केशिकाओं में रक्त की उपस्थिति के कारण रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हमारा क्या कार्य करता है, O2 और CO2 का क्या करता है, परिवहन करता है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। अब जब इसके अंदर केशिकाएं में क्या भरा होता है, रक्त भरा होता है, रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है।
तो यहाँ से O2 को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक, मान लो शरीर के विभिन्न भाग, कोशिका, कोशिका, अब कोशिका में आने के बाद में जो कोशिका है, कोशिका में क्या आ गया, O2 युक्त रक्त आ गया, क्या आ गया, O2 युक्त रक्त। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही O2 आती है भोजन का विघटन होता है, एटीपी का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। CO2 युक्त रक्त जो केशिकाएं हैं, यहाँ पे भी केशिकाएं होती है, केशिकाओं के माध्यम से क्या होता है, O2 को और CO2 को ग्रहण कर लिया जाता है और वापस से इसको क्या किया जाता है, इन कोशिकाओं में वापस लाकर छोड़ दिया जाता है। वो चीज समझ में आ रही है। और यहां से CO2 को क्या किया जाता है, इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, नासा छिद्र के द्वारा बाहर वापस छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, CO2 को वापस छोड़ दिया जाता है। अब CO2 अंदर गई, इस प्रकार के क्रम में गई, कैसे कोशिकाओं तक पहुंची, कोशिकाएं फिर किस प्रकार किसका निर्माण करती है, CO2 का, और CO2 वापस से कोशिकाओं के माध्यम से ब्रोंकाइयों के माध्यम से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से श्वसनिका, जो आपकी ये है श्वास नाल है, श्वास नाल से होती है ग्रसनी के माध्यम से क्या होती है, नासा ग्रसनी के माध्यम से ये बाहर की तरफ छोड़ दी जाती है। इस पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन की परिभाषा क्लियर हो गई होगी, मुझे लगता है, आशा है। यदि अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन का नासा छिद्र से होते हुए इस प्रकार फेफड़ों में पहुंचना, फेफड़ों से कोशिकाओं में, कोशिकाओं से केशिकाओं के माध्यम से रक्त में ऑक्सीमोग्लोबिन के रूप में कोशिकाओं तक पहुंचना, फिर CO2 का हीमोग्लोबिन के माध्यम से या रक्त के माध्यम से क्या कोशिकाओं तक पहुंचाना, और कोशिकाओं के माध्यम से CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, श्वसन की परिभाषा क्लियर हो गई होगी आपके, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन की परिभाषा समझ में आ गई। यदि सिंपल से रूप में देखें तो O2 का ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। लेकिन हम इसको वैसे परिभाषा नहीं लिख सकते, परिभाषा तो हमें क्या लिखनी पड़ेगी कि O2 का नासा छिद्र के द्वारा ग्रसनी के माध्यम से श्वास नलिका के माध्यम से कहाँ पे, श्वसनिका में पहुंचाना, और श्वसनिकाओं में पहुंचाना, और फिर ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में पहुंचना, और ब्रोंकियोल के माध्यम से कोशिकाओं में, कोशिकाओं के माध्यम से रक्त में, रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक, कोशिकाओं से CO2 को वापस कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं के द्वारा रक्त जो CO2 है उसको नासा छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ छोड़ना, ये सारा प्रक्रम क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, ठीक है। इसको मैं हटा दिया मैंने। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की। किसकी बात करते हैं, श्वसन तंत्र की। अब देखो हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारा जो श्वसन तंत्र है वो तीन भागों में विभक्त होता है। देखो यहां तक क्या है, यहां तक नहीं, हम कह सकते हैं इसको यहां तक ये जो ऊपर वाला भाग है, यहां तक ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या कहलाता है, ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र। फिर इससे नीचे वाला जो सारा भाग है ये क्या कहलाता है, निचला श्वसन तंत्र, ठीक है। और इसके बाद में नीचे आता है पेशीय कोशिकाएं, या पेशीय ऊतक, या हम इसको एक शब्द में कह सकते हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, एक प्रकार का पेशियों का बना एक ऊतकों का संगठित रूप होता है, ऊतकों का संगठित रूप होता है।
जो क्या कार्य करता है, जैसे ही सिकुड़ता है वायु अंदर प्रवेश करती है, जैसे ही फैलता है वायु बाहर निकल जाती है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा पंपिंग की क्रिया, तो पंप को जैसे ही खींचते हैं तो हवा अंदर आ जाती है, जैसे ही मारते हैं तो वापस बाहर निकलती है। तो ये भी यही क्रिया करता है, जैसे ही सिकुड़ता है यानी कि खींचता है, क्या करता है, खींचता है, और खींचता है तो क्या होता है, हवा अंदर भर जाती है, और जैसे ही वापस धक्की मारता है तो हवा बाहर निकलती है। तो पंप देखा होगा सभी ने, जो हवा भरने वाला पंप होता है। अब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो हवा उसके अंदर भर जाएगी, फिर ऐसे मारेंगे तो क्या हो जाएगा, हवा बाहर निकलेगी। तो ये भी क्या करता है, सिकुड़ता है और क्या होता है, फैलता है। जैसे ही सिकुड़ता है तो फेफड़ों को नीचे की तरफ खींचता है, क्या करता है, नीचे की तरफ खींचता है, जिससे क्या होता है, हवा अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही ये फैलता है तो हवा वापस प्रेशर ऊपर की तरफ मारेगा तो फेफड़े पिचकेंगे तो हवा बाहर निकलेगी। इसे ऋणात्मक दाब प्रवणता कहते हैं। जो ये दाब लगता है इसी कारण हम श्वसन ले पाते हैं, ऋणात्मक दाब प्रवणता के कारण ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपरी श्वसन। अब ऊपरी श्वसन में क्या क्या आता है, यहाँ पे नामांकित कर देते हैं हम। सबसे पहले नासा छिद्र, कितनी जोड़ी, एक जोड़ी, दो होते हैं। नासा ग्रसनी, कौन सी ग्रसनी, नासा ग्रसनी। इसके बाद में आती है आपका जो नासा ग्रसनी हो गई। नासा ग्रसनी के बाद में आता है आपका सवर यंत्र। सवर यंत्र एक प्रकार से सी का भाग है। ये 9 उपकला ऊतकों का बना एक संरचनात्मक एक छोटा सा भाग होता है। इसमें क्या होती है कि पेशियों से बनी 9 झिल्लियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 9 झिल्लियां पाई जाती है, जिनमें से हवा कंपन करती है, हवा गुजरती है तो ये पेशियां क्या होती है, कंपन करती है। कंपन करती है तो अजीबो प्रकार की अनेक प्रकार की ध्वनि बाहर निकलती है। तो ये क्या होता है, सवर यंत्र होता है। जब हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय हम बोल नहीं सकते, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, घाटी ढक्कन पाया जाता है, जो क्या करता है, इसको सुरक्षा ढकने का कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे हम खाना अंदर ना चला जाए इसलिए क्या होता है, इसके अंदर ये घाटी ढक्कन इसके ऊपर गिर जाता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है। तो ये सौर यंत्र आ गया। इसके बाद में आता है मुख। क्या आता है, मुख आता है। अब देखो जो मुख है ना, मुख ये आहार नाल का हिस्सा है, और किसका हिस्सा है, श्वसन तंत्र का, या श्वसन जो यंत्र है, तंत्र है, इसका क्या है, एक प्रमुख भाग भी है। इसे द्वितीय श्वसन अंग के अंदर काउंट करते हैं। क्यों, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में हम मुख से श्वास ले सकते हैं। जैसे अब मैं किससे श्वास ले रहा हूं, किससे ले रहा हूं, मुख से। लेकिन इसमें मुख से श्वास लेने पर क्या होता है कि अशुद्धियां ज्यादा अंदर शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि नासा छिद्र के द्वारा या नासा ग्रसनी या नासा के द्वारा जो श्वास ली जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। आपने देखा होगा आपके नाक से तरल पदार्थ आता है, तो तरल पदार्थ कब आती है, जैसे जुकाम लगती है तो तरल पदार्थ आने लगता है, तो वो क्या होता है, श्लेष्मा का ज्यादा श्रवण हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है, श्लेष्मा का क्या हो जाता है, ज्यादा श्रवण हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो नासा छिद्र है उसके अंदर बाल दिखाई देते हैं आपको। क्या दिखाई देते हैं, बाल, पक्षमाप दिखाई देते हैं, सीलिया, जिसे हम पक्षमाप होते हैं उनको सीलिया बोलते हैं, जिसमें सीलिया दिखाई देते हैं, लंबे लंबे से मोटे मोटे से बाल होते हैं। तो ये सब आपस में एक दूसरे से ऐसे गुत्थे होते हैं, और जैसे हम श्वास लेते हैं तो अंदर से इसके अंदर से छन कर क्या होता है, अंदर प्रविष्ट होता है, तो धूल के कण सारे इसी के अंदर फंस कर रह जाते हैं। फिर भी अगर वायु अशुद्ध होती है, उसमें कवक होते हैं, छोटे छोटे कवक हो सकते हैं, सूक्ष्म कण हो सकते हैं, वो अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, और बाल आपस में से फंसे रहते हैं। तो बालों के बाद में आती है श्लेष्मा झिल्लियां। श्लेष्मा झिल्ली होती है जो श्लेष्मा का श्रवण करती है। ये क्या कार्य करती है, इनको जो भी कण होते हैं इनको क्या कर लेती है, चिपका लेती है।
यानी कि इसके चिपक जाते हैं। इसके बाद में श्लेष्मा का प्रमुख कार्य और भी होता है कि जैसे मान लो गर्म हवा चल रही है तो गर्म हवा अंदर थोड़ी भेज सकती है, तो गर्म हवा को क्या करती है, ठंडा करने का कार्य करती है। मान लो शीतलहर चल रही है, ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि नाक बिल्कुल सूख जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, गर्म करने का कार्य भी करती है वायु को। बिल्कुल शीतलहर आ रही है, गर्म हवा अंदर भेजी, तो ये क्या करती है, इस प्रकार से इसको शुद्ध करने का कार्य करती है। नासा घर्षणी होती है, इसमें श्लेष्मा होती है। श्लेष्मा के कारण क्या होते हैं, जो भी कण जाते हैं वो इसके चिपक जाते हैं। इसके बाद में ये कहां पे पहुंच जाता है, यहाँ पर। यहाँ पर ये कौन सा भाग आता है, स्वरयंत्र आ गया। स्वरयंत्र के बाद में यहाँ पे ये आ जाता है कंठे घर्षणी। कंठे घर्षणी कौन सी घर्षणी आ जाती है, कंठ घर्षणी आ जाती है। ठीक है, अब कंठ घर्षणी के बाद में क्या आता है, निचला श्वसन तंत्र। ये तो हो गया ऊपरा, ऊपरी श्वसन तंत्र। ठीक है, पहला। दूसरा निचला श्वसन तंत्र। देखो दूसरा श्वसन तंत्र हो गया कौन सा, निचला। अब निचले में क्या क्या आता है, देखो सबसे पहले तो आती है श्वास नाल। श्वास नाल के बाद में ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ब्रोंकाई ये दोनों ही क्या है, ब्रोंकाई है। आगे जाकर ये छोटी छोटी ब्रोंकाई में विभक्त हो जाती है। और ये क्या होती है, ब्रोंक्यूल होती है। क्या होती है, ब्रोंक्यूल। इसको यहाँ पे नहीं, ऊपर कर देता हूँ मैं नामांकित, उधर बोर्ड नहीं है वरना उधर करते हैं नामांकित। हाँ, और एक चीज विशेष का ध्यान रखना है, यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ले रहा हूँ इन चीजों को। आपको क्या करना है, इसको जो भी है आपका डायग्राम बनाओगे वो फेयर कॉपी में बनाना, व्हाइट पेज में बनाना ज्यादातर। और इसको क्या करना, बिल्कुल लेबलिंग करते समय स्केल का प्रयोग करना है और ज्यादा से ज्यादा एक ही तरफ मार्किंग होनी चाहिए। जो लेबल है वो एक ही तरफ होनी चाहिए, या तो इस तरफ होनी चाहिए या इस तरफ होनी चाहिए। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। डायग्राम में जो भी नामांकन करना है आपको वो एक ही तरफ होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसे इधर भी कर रहे हो और इधर भी कर रहे हो, अभी जगह कम होने की वजह से। हाँ, यदि इधर नहीं हो रहा है पूरे नामांकित तो आप इधर कर सकते हो दो चार को, अन्यथा एक ही तरफ आपको क्या करना है, नामांकित करना है। ठीक है, और इसमें जो ये लाइन बना रहे हो इसको क्या है, स्केल से प्रयोग करना है आपको। ठीक है, अब मैंने इसमें से भी एक ले लिया, इसमें से भी एक ले लिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रोंक्यूल। ये क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल होते हैं, यानी कि इसका छोटा रूप। इसका क्या, छोटा रूप। आगे जाकर ब्रोंक्यूल और भी छोटे छोटे ब्रोंक्यूल में विभक्त हो जाते हैं, फिर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, इस प्रकार से पहुंच जाता है। फिर अंत में जो अंतिम ब्रोंक्यूल होता है, अंतिम जो ब्रोंक्यूल होता है, श्वसनिकाएं होती है, उनके अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती है, कुपिका पाई जाती है। जैसे ये वाली कुपिकाएं क्या पाई जाती है, कुपिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कुपिकाएं। अब कुपिकाएं ही होती है वो श्लेष्मा उपकलाओं की, पतली पतली श्लेष्मा उपकलाओं की क्या होती है, संरचना से बनी होती है। और इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी महीन केशिकाएं होती है। केशिकाएं, अब केशिकाएं आप सोच रहे होंगे कि केशिकाएं होती क्या है, क्या होती है केशिकाएं। केशिकाएं देखो, केशिकाएं होती क्या है, जैसे रुधिर वाहिनियां आ गई, ये बड़ी रुधिर वाहिनी, फिर इसके बाद में ये छोटी रुधिर वाहिनियां और डिवाइड हो गई, फिर ये और हो गई, फिर और हो गई, तो ये आ गई। इसके बाद में होता है ये आगे चलकर इस प्रकार से और विभक्त हो गई, इस प्रकार से और विभक्त हो गई, फिर इस प्रकार से आगे जाती है, फिर ये जाती है, फिर ये और भी छोटी विभक्त हो गई, फिर और भी आगे जाती है ये, फिर और भी छोटी छोटी विभक्त हो जाती है। फिर जो ये छोटी छोटी है, ये मान लो ऐसे जैसे धागे के समान होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, तो ये क्या कहलाती है, केशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, केशिकाएं कहलाती है।
तो इनमें लाखों करोड़ों तो क्या पाई जाती है, मिलियन में 30 मिलियन, लगभग 30 मिलियन तो क्या पाई जाती है, कूपिकाएं पाई जाती है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि जो महिलाओं के फेफड़े होते हैं, महिलाओं के जो फेफड़े होते हैं वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़े हल्के होते हैं, जबकि पुरुषों के फेफड़े क्या होते हैं, थोड़े भारी होते हैं। तो यहाँ पे आपने बात कर ली, हमने बात कर ली यहाँ तक। और कूपिकाएं आ गई। कूपिकाओं के बाद में क्या होती है, छोटी छोटी केशिकाएं, जो हमने पहले ही बात कर ली थी। इस प्रकार की केशिकाएं होती है जिसमें रक्त भरा होता है, रक्त का प्रवाह होता रहता है, तो वहां से O2 और CO2 क्या होती है, स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, इस चीज को आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हो, इसको उतार सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, नामांकित। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और इसको नामांकित कर लेना, डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक है, अब देखो डायफ्राम, इसे कहते हैं श्वसन मांसपेशियां। इसे क्या कहते हैं, श्वसन मांसपेशियां। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां, ठीक है। तो जो श्वसन तंत्र है वो कितने पार्ट में विभक्त है, 3 पार्ट में विभक्त है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ठीक है, जो ऊपरी श्वसन तंत्र है उसमें क्या क्या आता है, नासा छिद्र आता है, नासा मुख आता है, नासा घर्षणी आती है, कंठ घर्षणी आ जाती है और स्वर यंत्र आ जाता है। इसके बाद में जो निचला श्वसन यंत्र तंत्र है इसके अंदर आ जाता है श्वास नाल आ जाती है, फिर आ जाती है ब्रोंकाई आ जाती है, फिर आती है ब्रोंक्यूल आ जाती है और फिर इसके बाद में आ जाती है कूपिकाएं आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है निचले श्वसन तंत्र में। इसके बाद में इसके अंदर आ जाता है फेफड़े भी आ जाते हैं, ये फेफड़े भी क्या आते हैं, इसी के अंदर आते हैं फेफड़े। ठीक है, और इसके बाद में आ जाता है श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियों में क्या आता है, डायफ्राम आता है। डायफ्राम एक प्रकार का मांसपेशीय का बना एक संरचना होती है जो क्या करती है, इसको फैलने और सिकुड़ने का कार्य करती है, जो फेफड़ों को भी क्या करता है, फैलाने और सिकुड़ने का कार्य करता है, जिससे वायु अंदर और बाहर होती है। तो ये चीज आपने नोट डाउन कर ली होगी। ठीक है, और इसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो भी है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक चीज के बारे में कि नासा छिद्र क्या है, क्या कार्य है इसके, नासा घर्षणी क्या है, इसके क्या कार्य है, मुख क्या है, कि इसका श्वसन तंत्र में क्या कार्य है, कंठ घर्षणी है इसका क्या कार्य है, स्वर यंत्र का क्या है, घाटी ढक्कन जो है हमारा वो उसका क्या कार्य है। ठीक है, ये ग्रासनाल यहाँ से निकल रही है, ये चीज आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने ये क्या निकाल दिया, ये ग्रासनाल है। जैसे हमने पाचन तंत्र में निकाला था आगे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ निकाल दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो श्वास नाल होती है वो आगे की तरफ और ग्रास नाल हमारे इसके पीछे की तरफ रहती है, यानी श्वास नाल के पीछे की तरफ ग्रास नाल पाई जाती है। तो यहाँ से हमने ग्रास नाल निकाल दिए। फिर इसके बाद में श्वास नाल आ गई। श्वास नाल आगे चलकर 2 भागों में विभक्त होती है, 2 फेफड़े होते हैं हमारे, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। ठीक है, 2 फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़ों में आगे जाकर हम ब्रोंकाई आगे जाकर छोटी छोटी ब्रोंकाई में विभक्त हो जाती है, और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में विभक्त हो जाती है, ब्रोंक्यूल आगे जाकर तृतीयक से ब्रोंक्यूल में विभक्त होती जाती है, और इसके बाद में जो अंतिम ब्रोंक्यूल होती है वो कुपिकाओं के रूप में खुलती है। कुपिकाएं केशिकाओं और उपकला ऊतकों की बनी संरचना होती है पतली सी, और इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, केशिकाएं पाई जाती है। केशिकाओं का महीन केशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है, जो O2 और CO2 का क्या करता है, स्थानांतरण करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।